कहानी का ये चौथा भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। संग्राम उसी कमरे में सोफे पर सो गया था और उसे ढूंढते हुए अनिका भी उसी कमरे में पहुंच गई थी। अमारे ने अपने कमरे में आकर चैन की सांस ली और फिर से जमीन पर पड़े अपने बिस्तर पर लेट गई और सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। अगले दिन अमायरा सुबह सवेरे उठकर अपना काम कर चुकी थी। वो नहाने जा रही थी जब उसने अपने सर्टिफिकेट देखे। कितने शौक से वो 11वीं में एडमिशन करवाना चाहती थी। उसका मन था वो बड़ी होकर एक स्कूल में पढ़ाएगी। उसे बहुत मन था उसका भी एक छोटा सा स्कूल हो जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़े, वो प्यार से उन्हें पढ़ाए। अमाया ने कागजों पर हाथ फेरा और उसकी आंखें गीली हो गई। शायद ये सब उसके किसी काम की नहीं। उसने उन्हें संभाल कर बैग में रख दिया और कपड़े निकाल कर नहाने चली गई। वीर सुबह ही निकल चुका था। उसे ठाकुर फैमिली में रहना बहुत भारी लग रहा था और जब से उसकी नज़र अनीका पर गई थी उसका मूड और ख़राब हो चुका था। खैर, संग्राम हर मुमकिन कोशिश कर रहा था अमारा के करीब आने की, लेकिन अमारा उससे बच निकलती। और वैसे भी वंदना जी और अनीका दोनों ने संग्राम पर पूरी नजर रखी हुई थी। वो किसी भी तरह से संग्राम को अमारा से दूर कर देती। अमारा वैसे भी उन्हें खटकती थी, लेकिन अमारा को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक महीना कब बीता पता ही नहीं चला। अब शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। इन सब में संग्राम ज्यादा गुस्सेल हो चुका था। अब अनीका से भी वो कभी कभी चिल्लाकर बात करता। घर में कोई नहीं था एक दिन। अमाया ने गार्डन में बहुत सारे फूल लगाए थे। वो उन्हें देखकर ही खुश थी। संग्राम उसे बहुत देर से देख रहा था। इन सब से अमारा बेखबर थी। संग्राम से रहा नहीं गया। उसने जाकर अमारा को गले से लगा लिया। अमारा सकपका गई। उसने खुद को छुटाया और दूर हट गई। संग्राम बोला, क्यों भाग रही हो मुझसे? हाँ, बोलो। संग्राम ने उसे झकझोर दिया। माफ कीजिएगा, हम समझे नहीं। हम किस रिश्ते से आपके पास रहे? अमारा इस बार बोली। आपकी शादी हुई थी ना हमसे। आप हमारे साथ जबरदस्ती करते थे, हमने सहा। फिर हमें मारते थे, वो भी हमने सहा। लेकिन अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। अब हम क्यों सहें? हम आपके घर में रहते हैं, खाते हैं, इसीलिए क्योंकि हम काम करते हैं और कुछ नहीं। संग्राम गुस्से में बोला, तुम मेरी बीवी हो, उसे कोई झुठला नहीं सकता और तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। संग्राम आवेश में आ चुका था। अमारा बोली, अच्छा, हम आपकी बीवी हैं तो फिर किस चीज़ की तैयारी हो रही है यहाँ? किसकी शादी है? कौन है दूल्हा? कौन है दुल्हन? क्यों हम अब आपको याद आ रहे हैं? बोलिए। आप सभी की नज़रों में हमारा कोई वजूद नहीं है, ना ही हमारे घर वालों की नज़रों में हमारा। अब हम आपके लिए मर चुके हैं। आप भी सोच लीजिए, आपके लिए भी। और क्या चाहिए आपको हमसे? सब कुछ तो ले लिया आपने हमारा। हमारा घर छूट गया, लेकिन ये भी हमारी तकदीर में था। और सही है, हमें सबकी सच्चाई तो दिखी। अब हमारा कोई नहीं है। अमारा ये कहकर फफक कर रो पड़ी, लेकिन जो भी उसने कहा सब सच था। अमारा ने गार्डन में संग्राम को सारी बातें क्लियर कर दी। अब वो संग्राम को देखना भी नहीं चाहती थी। वहीं संग्राम को बहुत खल रहा था कि अमारा उससे दूर क्यों जा रही थी। तभी अचानक से अनीका अमारा के सामने आ गई और वो अमारा को देखकर गुस्से में बोली, तुम कुछ ज्यादा नहीं उड़ रही हो? खुद को कहीं की महारानी समझती हो क्या? अमारा ने कुछ नहीं कहा। वो फालतू की बहस नहीं करना चाहती थी। अनीका ने उसे जोर से पकड़ा और धक्का दे दिया और उसे मारने लगी। अमाया ने बहुत कोशिश की कि वो उसे ना मारे, लेकिन कमजोरी की वजह से वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। अपने लंबे नाखूनों से अनीका ने उसे कई जगह घाव दे दिए। फिर वो अंदर चली गई। अमारा उनके घर में रहती थी। वो ज्यादा लड़ भी नहीं सकती थी उससे, लेकिन उसने संग्राम की तरफ देखा। हम आपकी बीवी है ना, फिर ऐसे कैसे पिटते हुए देख रहे थे हमें? वो लगभग रोते हुए बोली। संग्राम ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम मेरी ही हो और हमेशा मेरी रहोगी। समझ आई बात? ये शादी मेरी मजबूरी है। अमारा रोते हुए बोली, और आपसे शादी करना हमारी मजबूरी थी। आप हमें बस हमारे गुनहगार ही लगते हैं और हमारे माँ बाबा ने हमें बोझ समझा, इसलिए हमें निकाल दिया वहाँ से। हम क्या करते? कितनी है हमारी उम्र? कहाँ निकल जाते अपने घर से?
किसके खिलाफ खड़े होते? कहने वाले तो कहकर चले जाते हैं, हमें आवाज उठानी चाहिए। लेकिन कोई ये क्यों नहीं समझता? हम बस 16 साल के हैं। हमारे साथ हमारे घर वाले ही नहीं है। कौन हमारे साथ खड़ा होता? कौन हमारे साथ इंसाफ करवाता? अब हम बस लाश हैं, जिंदा लाश, जिसका कोई नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया है, हम मर चुके हैं। अमारा अंदर चली गई। संग्राम उसे देखता रह गया। आखिर वो कहता भी क्या? उसने अपनी हवस मिटाने के लिए अमारा की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। संग्राम की शादी का दिन भी आ गया। आज शादी का दिन था। खैर, काहे की शादी? ये एक डील थी जो ठाकुर परिवार और सिसोदिया परिवार के बीच हुई थी। विशाखा जी ठाकुर और वंदना जी सिसोदिया दोनों की कंपनी की वजह से ये शादी हो रही थी। शादी हो गई थी, लेकिन खुशी कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। अब ठाकुर फैमिली को मनाली जाना था। शादी के दूसरे दिन ही संग्राम और अनीका में जमकर लड़ाई हुई थी। उन्हें अमेरिका जाना था और अर्जित जी और विशाखा जी भी मनाली के लिए निकल रहे थे। लीना की स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी। वो यहाँ अकेली तो रहती नहीं, ऊपर से उसे वीर को इम्प्रेस करना था, तो उसे तो वहां जाना ही था। इसलिए वो जाना चाहती थी। उसने बिजनेस सीखने का बहाना बनाया था। अर्जित जी ने अमारा के बारे में सोचा। वो विशाखा जी से बोले, विशाखा, उसे कहाँ छोड़ दें? मैं कहता हूँ उसे रजतपुरा ही भेज दे क्या? माँ बाबूजी के पास। विशाखा जी सोच में पड़ गई। रजतपुरा में भी सबको मालूम हो गया था संग्राम की शादी के बारे में। अगर इसे वहां भेजेंगे तो इसके घर वाले हमारे खिलाफ कोई केस न कर दें। ऊपर से ये नाबालिग है, हम फंस सकते हैं। और माँ बाबूजी हम पर फूल तो बरसाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें भी मालूम होगा संग्राम के बारे में। इसलिए किसी तरह से इसे 2 साल झेलना होगा, या 1 साल जरूर, क्योंकि 17 की होने वाली थी। अब तो हो भी गई होगी, क्योंकि 3 महीने हो गए हैं इसे यहाँ आए हुए। विशाखा जी बोली, वहीं लेकर चलते हैं, रह लेगी कहीं कोने में हमारे नौकर की तरह। अरजित जी बोले, ये सही है, माँ बाबूजी भी जानते होंगे। ठीक है, हम कल निकलेंगे, कल संग्राम की भी फ्लाइट है, तो उसे भी बोल देना सामान पैक कर ले। जी आप फिक्र मत कीजिए, विशाखा जी ने कहा और संग्राम के कमरे की तरफ चल दी। वहां बहुत हल्ला मचा हुआ था। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ नजर आ रहा था। अनीका एक कोने में बैठी रो रही थी। क्या हुआ बेबी? विशाखा जी ने जल्दी से जाकर अनीका को गले लगाते हुए कहा। मॉम देखिए ना, सैम कितने गुस्से में है, हमेशा मुझे डांट लगाता रहता है। आप ही बोलिए, मैंने क्या कर दिया? वो सिसकते हुए बोली। विशाखा जी बोली, बेटा चुप हो जाओ, उसे आने दो, मैं बात करूंगी। फिलहाल तुम जाने की तैयारियां करो। क्या तैयारी करेंगी? सैम को उस फूलवाली का नशा चढ़ा हुआ है, तुम उसे समझाती क्यों नहीं? वंदना जी भी वही थी, वो गुस्से से फुकारती हुई बोली। विशाखा जी बोली, वंदना, इसलिए तो मैं उसे यहाँ से दूर भेज रही हूँ। मानती हूँ हुई है उससे गलती, हो जाता है जवानी में ये सब। अब तुम सैम सैम क्यों चिल्लाती रहती हो? एनी और उसका रिश्ता सुधर जाएगा, बस वो यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। फिर मैं भी तो उस लड़की को लेकर मनाली जा रही हूँ। उसके पास ना फोन है, ना अपना कहने वाला कोई। किसे क्या बोलेगी, क्या करेगी? अरे उसके घर वालों ने भी उससे रिश्ता खत्म कर दिया है। अमायरा विशाखा जी के लिए चाय लेकर आई थी जब उसने ये सब सुना। दरअसल विशाखा जी ने आज सुबह ही अमारा के घर पर फोन किया था। वो कुछ पैसे भी देना चाहती थी। उसने अरिजीत से छुप कर ये कॉल किया था। फिर वो सारी बातें वंदना जी को बताने लगी। हेलो, आप अमारा के ताऊ जी बोल रहे हैं? विशाखा जी ने कहा। हाँ बोलिए, उधर से ताऊ जी ने कहा। देखिए, आपको तो मालूम हो ही गया होगा, हमारी बेटी की शादी हो गई है, तो हम चाहते हैं आप अपनी बेटी को ले जाएं। हम उसे ऐसे नहीं भेज रहे हैं, कुछ पैसे भी भेज रहे हैं उसके साथ। आप चाहें तो उसकी शादी कहीं और करवा दीजिए उन पैसों से। ताऊ जी बोले, देखिए बहन जी, अब उस लड़के से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आपकी बेटी ने शादी कर ली, वो भी ठीक है। अब उसे घर पर रखिए या गड्ढे में डालिए, हमें कोई मतलब ना है। हम लोग इज्जतदार लोग हैं, ऐसी कुलक्षणी बेटी हमारे घर में पैदा हुई है, यही हमारी बदनसीबी है। अब उसे और यहाँ रख कर हमें अपनी और बदनामी नहीं करवानी। रखता हूँ, बोलकर ताऊ जी ने फोन रख दिया। अमारे ने उनकी सारी बातें सुन ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने किसी और सर्वेंट के हाथ चाय भिजवा दी और वो उल्टे पांव लौट आई।
अब पता नहीं उसकी किस्मत उसे कहाँ लेकर जा रही थी। वो खुद भी बेखबर थी। क्या उसकी जिंदगी बदलेगी? क्या उसके घाव भरेंगे या फिर और चुनौती है उसकी जिंदगी में? इधर जब विशाखा जी का रजतपुरा फोन गया तो किशन जी घर से बाहर थे। उन्होंने वो न्यूज़पेपर देखा जिसमें संग्राम और अनीका की फोटो छपी हुई थी उनकी शादी की। वो जल्दी से घर आए। उन्होंने मीना जी को भी ये दिखाया। ताई जी ने भी वो फोटो देखी तो ताई जी ने चिल्लाकर कहा, अरे क्यों इतना परेशान हो रहे हो? होता है शहरों में ये सब, बड़े लोगों की बड़ी बातें। और कौन सा तुम्हारी बेटी एमए पास है जो पलकों पर बिठा कर रखेंगे? और बदनामी ही करवाई तब जाकर ठाकुर खानदान की बहू बनी, तो क्यों रोकेंगे अपने पलकों पर? मीना जी बोली, जाने दीजिए, अब जो हुआ सो हुआ, वो रह लेगी किसी तरह से वहां। मीना जी ने कहा और दूसरा काम करने लगी। किशन जी गुस्से में बोले, मीना तुम माँ हो, अरे ऐसा कैसे बोल सकती हो? मीना जी गुस्से में बोली, बहुत हुआ, अब हम क्या बताएं बात? वहां गई है तो रह ही लेगी किसी तरह से। हम कितने दिन उसका बोझ उठाएंगे? किशन जी का दिल तड़प गया, लेकिन वो करते ही क्या जब कोई भी उनका साथ देने के लिए तैयार ही नहीं था। उनकी आंखों में अपनी प्यारी सी बेटी को याद करके आंसू आ गए। इधर संग्राम रात भर सो नहीं पाया था। उसे बस अमारा को अपने साथ ले जाना था। खैर, अनीका और संग्राम दोनों में लड़ाई सुलझ गई थी। दोनों कल निकलने वाले थे। अमारा ने भी अपना सारा सामान बैग में रख लिया था। उसमें ज्यादा कुछ था नहीं, बस कपड़े, उसके बाबा के दिए हुए छोटे मोटे जेवर जो कि उसके किसी काम के नहीं थे। उसने अपने सारे सर्टिफिकेट को भी संभाल कर रख लिया। लास्ट में वो कुछ देखने लगी। वो उसके परिवार की फोटो थी। एक फोटो उसके बाबा की थी। आज सुबह ही उसने वो सब कुछ सुना था। उसकी फैमिली उसे अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, ये जानते हुए भी कि संग्राम ने अमायरा को छोड़कर दूसरी शादी कर ली है। फिर भी वो उसे अपनाना नहीं चाहते थे। वैसे अमारा को अगर संग्राम के घर वाले निकाल भी देते तब भी वो रजतपुरा वापस नहीं चाहती, क्योंकि उसे लास्ट बार मीना जी ने कहा था कि बेटियों की मायके से डोली होती है और ससुराल से अर्थी। अब ससुराल तो ये रहा नहीं था। अमारा ने अपने परिवार की तस्वीर पर हाथ फेरा। उसके बाबा ने अमारा को गोद में बिठा रखा था। अमारा जिद कर रही थी बैठने के लिए। वो थी भी तो मासूम सी बच्ची। ये फोटो करीब 1.5 साल पहले की थी जब वो 15 साल की थी। अब वो 17 की हो गई थी। उसका जन्मदिन आया और चला भी गया। उसे भी याद नहीं रहा। उसके हर जन्मदिन पर उसके बाबा उसे कहते थे कि उसे क्या चाहिए। अमारा अपनी पसंद की चूड़ियां और पायल लेती थी। उसे वो दोनों चीजें बहुत पसंद थी, लेकिन इस बार उसे भी याद नहीं था। उसका जन्मदिन आकर चला भी गया। अमारा मुस्कुरा उठी। उसकी मुस्कान में इतना दर्द था कि कोई भी समझ जाए, लेकिन वहां कोई नहीं था उसका अपना जो उसे चुप करवा था। उसकी तकलीफों को देखता अमारा किसी तरह से सो गई। उसे नींद तो ना के बराबर ही आई थी। सुबह का सफर था जब वो लोग मनाली के लिए निकले थे। अमारा ने शॉल ओढ़ लिया था। उसे बहुत ठंड लग रही थी। पूरा सफर खूबसूरत था। वैसे भी अमारा को ये जंगल पहाड़ बहुत भाते थे, क्योंकि रजतपुरा भी कुछ ऐसा ही था। उसके जहन में बस वहां की खूबसूरत वादियां घूम रही थी जहां वो पली बड़ी थी। उसने सिर्फ थोड़ा सही सही लेकिन अपना बचपन जिया था। उन्हीं लम्हों में वो खुश रहा करती थी, क्योंकि उस समय बच्चे कुछ समझ नहीं पाते और यही वो समय होता है जब वो खुलकर जीते हैं। अमारा थोड़ी सी ही पड़ी हुई तो बाबा की दुकान पर खाना लेकर जाती और स्कूल भी जाती थी। एक दिन की भी वो छुट्टी नहीं करती थी। कभी कभी ज्यादा काम होता दुकान में या किशन जी को बड़ा ऑर्डर मिलता तो उनके साथ जाती थी। इसी तरह तो वो गई थी किशन जी के साथ ठाकुर साहब की हवेली में। शायद उस दिन वो वहां ना गई होती तो आज उसकी जिंदगी यूं तबाह नहीं होती। संग्राम की नजर भी उस पर नहीं गई होती और ना ही उसके साथ खेला जाता ये गंदा खेल जहां उसे पैरों की जूती बना दिया गया। वो ले तो बहू बनाकर गए, लेकिन रखा नौकरानी की तरह। अमारा के दिमाग में सारी बातें घूम रही थी। वो लोग अब पहाड़ों के रास्ते पर थे, जहां पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया गया था। दूर कहीं एक सफेद महल नुमा कुछ दिख रहा था। ड्राइवर ने ठाकुर साहब को बताया, वही है वीर प्रताप सिंह राणा का होटल, या यूं कहिए उनका महल।
वो लोग एक बड़े से दरवाजे से होकर गुजरे थे। यहाँ से शुरू होती थी उनकी महल की सीमा। करीब 10 से 15 मिनट तक कार चलती रही। बाप रे, इतना बड़ा भी किसी का महल होता है। अमार ने चारों तरफ देखा। सफेद लाल फूलों से भरा बगीचा, फल से लदे हुए पेड़, बहुत खूबसूरत था सब कुछ। अंत में वो पहुंच गए। वहां दो रास्ते बने हुए थे। वो लोग उतर कर अंदर आ गए। अरिजीत जी से एक आदमी ने कहा, ठाकुर अरिजीत सिंह जी। उस आदमी ने महंगा सा सूट पहना हुआ था। अरिजीत जी ने कहा, यस। वह आदमी बोला, मिस्टर सिंह, मैं मिस्टर राणा का मैनेजर हूँ। चलिए। वो आदमी उन्हें लेकर दूसरे दरवाजे से महल के दूसरे हिस्से में पहुंचा। वो बहुत ही शानदार जगह थी। आप लोगों का कमरा ऊपर है। मैनेजर ने उसे ऊपर दिखाते हुए कहा। ऊपर दो कमरे अच्छे से तैयार किए गए थे। अमारा भी लीना के पीछे ही चल रही थी। तीनों अपने अपने कमरे में चले गए। बीच में एक कॉरिडोर था तो अमारा वहीं खड़ी रही। आगे चलकर एक बालकनी थी। अमारा वहां खड़ी हो गई और नीचे देखने लगी। उसने अपना सामान एक कोने में रख दिया था। ठाकुर फैमिली रात भर की थकी हुई थी तो वो आराम करने लगे, लेकिन उन्होंने एक बार भी अमारा पर ध्यान नहीं दिया। शाम होने को आई थी। अमारा वहीं कोने से लग कर सो रही थी। तुम कौन हो? अमारा के सामने एक करीब 50 साल की महिला खड़ी थी। अमारा चौंक कर उठ गई। वो सामने देखने लगी। वो औरत चेहरे से ही बहुत अमीर लग रही थी, किसी रानी की तरह। जी। अमारा हड़बड़ाकर उठकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत फिर से बोली। जी, हम ठाकुर साहब के साथ ही आए हैं, उनके परिवार के साथ। अमारा ने नजरें झुकाकर कहा। कौन हो उनकी? वो फिर से बोली। और वो कहाँ है? उनकी आवाज़ सुनकर मैनेजर भी आ गया। वो भी अमारा को अजीब नज़रों से घूरने लगा। मैम, मैं उन्हें बुलाता हूँ, ये बोलकर मैनेजर चला गया। अमारा अब भी वैसे ही खड़ी थी। थोड़ी देर में मैनेजर आ गया। सामने से शिखा जी भी आ रही थी। हेलो मैम, विशाखा जी ने बड़े प्यार से कहा। जी, आपके साथ है? उस औरत ने पूछा। "हम्म, ये मेरी नौकरानी है। विशाखा जी ने बिना किसी झिझक के अमारा का परिचय दिया। ओह, ये कहकर उस औरत ने अमारा को ऊपर से नीचे तक देखा। विशाखा जी बोली, आप इसे उसकी जगह बता दीजिए। एक्चुअली हम थके हुए हैं, सो मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाई। वो औरत बोली, ठीक है, चलो मेरे साथ। वो औरत अमारा को लेकर चली गई। ऊपर ही एक स्टोर रूम था। वो वहां रुकी। यहाँ रह लोगी? क्योंकि फिलहाल सारे कमरे व्यस्त हैं। हमें मालूम नहीं था ठाकुर साहब की फैमिली के साथ कोई नौकर भी आने वाली है। वैसे तो यहाँ के सारे काम नौकर करते हैं। तुम हमारे लिए काम मत करना, बस ठाकुर परिवार के लिए ही करना। और हाँ, थोड़ी सफाई कर लो ताकि रहने लायक जगह बन जाए। ये बोलकर वो औरत चली गई। अमार ने चारों तरफ देखा। कमरा अच्छा था, स्टोर रूम था, लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे सामान थे उसमें और बेड भी था। अमारा उसी कमरे से ही खुश थी। उसने सामने का सामान छाड़ा और उस पर अपना बैग रखा और बेड को साफ करने लगी। उसे बहुत नींद आ रही थी तो वो बेड साफ करके सो गई। अगली सुबह, आज की सुबह महलों वाली सुबह थी। लीना अंगड़ाइयां लेते हुए उठी। उसने सामने बालकनी का दरवाजा खोल दिया। वो खुश होकर बोली, हाय मेरी सुनहरी सुबह। वो मुस्कुरा उठी क्योंकि सामने से ही उसे वीर आता हुआ दिखाई दिया। उसने गोल्डन कलर की धोती पहनी हुई थी। उसके कंधे पर सूती एक लंबा सा कपड़ा रखा हुआ था। शायद वो मंदिर गया था जो कि महल के ठीक आगे बना हुआ था। वो और भी खुश होकर बोली, यार कितना हैंडसम बंदा है ये। सच कहा था मम्मी ने, राजघराने के लोग होते ही खूबसूरत हैं। और वीर सिंह राणा तो वहां का इकलौता राजकुमार है और मैं उसकी राजकुमारी। वो बोलकर मुस्कुरा उठी। लीना ने कपड़े बदले। वो बहुत सुंदर ड्रेस पहनकर नीचे आई थी। वीर सुबह 9 बजे नाश्ता करता था। अभी 8:30 हुए थे। वो रेडी हो रहा था क्योंकि आज बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। अजित जी भी आज प्रोजेक्ट में शामिल होने वाले थे। सुबह 6 बजे ही अमारा नहाकर तैयार हो गई थी। मतलब उसने ढंग के कपड़े पहन लिए थे। माथे पर बिंदी वो हमेशा लगाती थी, काजल भी लगाती थी, लेकिन अब उसे काजल लगाने का मन नहीं होता क्योंकि आंखें उस लायक बची ही नहीं थी। अब दुनिया में उसका अपना कहने वाला और सुनने वाला कोई नहीं था। उसने खुद को आईने में देखा।
पूरे कंधे, आधी गर्दन, हाथ में काले निशान थे जो कि संग्राम ने दिए थे। उसे जलाया था उसने। अमार ने अपने पूरे शरीर को दुपट्टे से ढक लिया। तभी विशाखा जी उसके कमरे में उसे ढूंढती हुई आ गई। अमार ने दरवाजा खोला तो विशाखा जी अंदर आ गई। विशाखा जी बोली, अरे वाह, फूल वाली तुम्हारी किस्मत तो ठीक है। तुम्हें कम से कम एक कमरा तो मिला, शायद तुम्हारे बाप के घर से अच्छा। क्या सोचा था तुमने? तुम मेरे सैम को फंसा लोगी, चल दोगी उसके साथ अमेरिका। तुम्हें तो मजा आता होगा क्योंकि संग्राम तुम्हारे जिस्म की प्यास जो बुझा रहा था। विशाखा जी ने बेशर्मी से कहा, प्यास बुझा रहे थे? अमारा ने बड़बड़ाकर कहा। उसके दिल में एक दर्द सा उठा, उसकी आंखें भर आई। वो थोड़ी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। विशाखा जी गुस्से में बोली, ए क्या नौटंकी है? ये रोना धोना नहीं है, चल मेरे साथ नीचे, समझी? वहां बहुत काम होते हैं, शायद उनके कोई काम आ जाओ। ये ठाकुर मेंशन नहीं है जहां तुम एक जगह पड़ी रहोगी। ये कहकर विशाखा जी चल दी। अमारा भी उनके पीछे चलने लगी। वो नीचे आ गए। अरिजीत जी नीचे थे, साथ में लीना थी और वो औरत जो अमारा को कमरा देकर आई थी। उन्होंने एक नौकर को इशारा करके वीर को बुलाने के लिए कहा। थोड़ी देर में वहां वीर आ गया। वीर ने अरिजीत जी और बाकी सबको गुड मॉर्निंग कहा और मैं चेयर पर बैठ गया। ठीक उसके बगल में वो लेडी बैठी थी। वीर बेटा पहले नाश्ता करो फिर डिस्कस, उस औरत ने कहा तो वीर ने में सिर हिलाया और खाने लगा। अमारा जाकर बाकी नौकरों के साथ खड़ी हो गई। अमारा ने सबकी तरफ देखा। ये लोग नौकर हैं, ये तो बहुत अमीर दिख रहे हैं, उसने अपने मन में सोचा। मासी माँ, अब हमें निकलना चाहिए, आप टाइम पर मेडिसिन ले लेंगी? वीर ने उस औरत को देखते हुए कहा। वो वीर की मासी थी। ठीक है बेटा, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। सारे नौकर उन्हें मैडम कहकर ही पुकार रहे थे। कुछ देर अरिजीत जिससे बातें हुई उतनी देर लीना पागलों की तरह वीर को घूरती रही, लेकिन उसकी मौसी ने उसे नोटिस कर लिया। उन्होंने लीना को देखा और मुस्कुरा दी। खैर वीर ने उसे नोटिस ही नहीं किया। तभी एक नौकर ने कहा, सुनंदा मैम। वीर की मासी का नाम सुनंदा जी था। सुनंदा जी ने कहा, बोलो, ये क्या करेगी और कौन है ये लड़की? उसने अमारा को दिखाते हुए कहा। सुनंदा जी बोली, ओह तुम आ गई, ये बस थोड़ी बहुत हेल्प करेगी, बाकी कुछ नहीं, तुम इधर आओ। सुनंदा जी ने अमारा को अपने पास बुलाया और पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? अमारा सुनंदा जी के पास आ गई। जी अमारा, अमारा ने धीरे से कहा। सुनंदा जी बोली, अच्छा नाम है। तुम्हारी उम्र कितनी है और कहाँ से हो? अमारा ने फिर से धीरे से कहा, 17 साल। हम रजतपुरा से हैं। सुनंदा जी को आश्चर्य हुआ। इतनी मासूम सी बच्ची और इतनी दूर किसी के यहाँ नौकरानी है? उन्होंने नजरें ऊपर से नीचे तक दौड़ाई। जगह जगह पर चोट के निशान थे, चेहरा भी उतरा हुआ था। उन्होंने अपने मन में सोचा, लगता है बहुत दिनों से अच्छे से खाना भी नहीं खाया है इसने। अमारा झिझकते हुए बोली, हम आपके लिए कुछ लाएं? अमारा को अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरह से सुनंदा जी उसे देख रही थी। कहीं ये भी हमें गलत ना समझे कि हमने कुछ गलत किया है। सुनंदा जी बोली, हाँ तुम चाय ले आओ बनाकर और पानी भी, मुझे दवाई लेनी है। जी मैम, अमारा ने कहा और किचन की तरफ चल दी। वीर बाहर की तरफ आया था। उसने अरिजीत जी को समझाया। उनके साथ विशाखा जी भी थी। अरिजीत जी ने काम आज से ही शुरू कर दिया। वो थोड़ा जंगल में था। वहाँ बहुत ही बड़ी जमीन पर वीर ने एक होटल का निर्माण सोच रखा था। ये शुरू से ही हुआ था। ये एक शाही महल की तरह तैयार होने वाला महल था जिसके पीछे वीर ने अरबों रुपए खर्च करने का सोचा था। इसलिए अरिजीत जी भी चाहते थे वो वीर से ये सब आइडिया लें और सीखें। खैर वीर अपने ऑफिस लौट रहा था क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट उसने अरिजीत जी और बाकी लोगों की जिम्मेदारी में दे दी थी। वीर अपने ऑफिस में आ गया जो कि उसके पैलेस से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। अमार ने सुनंदा जी को चाय और पानी दिया और वहीं नीचे बैठ गई। पास में ही कुछ गमले थे जिससे मिट्टी बाहर निकलने लगी थी। सुनंदा जी ने उसे साफ करने के लिए कहा। सुनंदा जी ने जैसे ही चाय का घूंट अंदर भरा, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सुनो, सुनंदा जी अमारे की तरफ देखकर बोली। अमारे ने कहा, जी। सुनंदा जी बोली, आज से हमारी चाय तुम बनाओगी और गमले साफ करने के बाद नाश्ता कर लेना।
जी। अमार ने छोटा सा जवाब दिया और अपना काम करने लगी। शाम हो गई। सुनंदा जी शाम की चाय वीर के साथ अपनी बालकनी में पीती थी। अमारा गमलों को नीचे रख रही थी। उसके पौधे थोड़े गंदे हो गए थे, इसलिए वो पाइप से उन्हें धोने लगी। वीर ऑफिस से ही आ रहा था जब उसके सिर पर छींटे पड़ने लगे। वीर ने ऊपर आसमान को देखा। आसमान तो साफ है, फिर कौन कर रहा है ये? वो थोड़े गुस्से से देखने लगा, लेकिन छींटे और तेज हो गई। अब वीर को बहुत गुस्सा आने लगा। वो उधर जाने लगा जहां से पानी आ रहा था। कौन कर रहा है ये? वो गुस्से से बोला। अमारा उसके सामने खड़ी थी। उसने वीर की तरफ डर से देखा। वीर ने आंखें सिकोड़ी। तुम? उसने झट से कहा। वो माफ कीजिए, हम पौधे साफ कर रहे थे। यह कहकर अमारा ने पाइप छोड़ दिया। शायद यही उसकी गलती थी। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि पाइप से पानी और तेज हो गया और सामने खड़ा वीर पूरा भीग गया। अमारा ने डर से अपने दोनों हाथों से आंखें मूंद ली। वो पाइप को जिस भी साइड करती वो उल्टा ही होता। वीर पूरी तरह से भीग गया। उसका वाइट सूट उसकी बॉडी से चिपक गया। अब अमारा भी भीग गई थी, क्योंकि वो बार बार पाइप को खींचकर साइड कर रही थी। वीर ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। बेवकूफ लड़की, उसने जोर से कहा और जाकर स्विच ऑफ कर दिया और पानी बंद हो गया। वीर ने एक नजर और अमारा को देखा, जो कि अपने बाल पीछे कर रही थी। उसने गौर से उसके चेहरे को देखा। तभी सुनंदा जी की आवाज आई और उसने झट से नजरें हटा ली। वीर अपना शरीर छोड़ता हुआ अंदर पहुंचा तो सुनंदा जी उसे सामने ही मिल गई। क्या हुआ बेटा, तुम भीगे कैसे? बाहर बारिश हो रही है क्या? वो बाहर झांकते हुए बोली। नहीं मासी, वो ऐसे ही मैं भीग गया, वीर ने कहा जब उसकी आंखों के सामने कुछ देर पहले का वाक्य घूम गया। ठीक है, तुम जाओ, कपड़े चेंज कर लो। तब तक चाय भी आ जाएगी, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है? ठीक है मासी, कहकर वीर अपने कमरे में चला गया। अमार ने गमले साइड में रखे। वहां कुछ फूल बिखरे हुए थे। अमारा को शुरू से फूलों से बहुत लगाव था। वो उन्हें चुनकर ले आई। वो भी भीगी हुई थी और शाम की चाय का वक्त भी हो चला था, इसलिए जल्दी से कमरे की तरफ भागी। वीर ने कपड़े उतारे और शावर के नीचे खड़ा हो गया। वो अपने बालों को पीछे कर रहा था। वो थोड़ी देर में बाहर निकला। उसके बाल गीले थे। उसने ट्राउजर और टी शर्ट डाला और मासी से बातें करने लगा। तभी अमारा वहां आ गई। उसने टेबल पर वो फूल सजाए थे जो नीचे से लेकर आई थी। उसके सामने ही उसने चाय की केतली रखी और चाय निकालने लगी। अमारा को मालूम नहीं था वहां वीर भी है, इसलिए उसने एक कप में ही चाय छाना। एक कप और लगाओ, मासी ने कहा तो अमारा उनको देखने लगी। उनके पीछे से ही वीर प्रकट हुआ। अमारा ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई भूत देख लिया हो। वीर ने भी ठीक उसे वैसे ही देखा। चीनी कितनी? अमारा मासी को देखते हुए बोली। हाफ टी स्पून, वीर ने बैठते हुए कहा। मतलब? अमारा ने धीरे से कहा। आधा चम्मच, मासी ने कहा और चाय पीने लगी। वीर चाय पी रहा था, तभी उसे छींक आ गई। ओहो बेटा, हो गई ना तबीयत खराब? मासी ने वीर के सिर को प्यार से सहलाकर कहा। वीर अमाया को भवें उठाकर देखने लगा। अमारा सक पका गई। वो अपना काम करने लगी। अमारा हल्का नाश्ता भी लेकर आई थी। मासी को टेबल बहुत पसंद आया। उन्होंने कुछ पैसे अमारा को पकड़ा दिए। अमारा ने धीरे से अपना सिर उठाकर मासी को देखा तो मासी बोली, रख लो। अमारा पैसों को देखकर बोली, लेकिन हम पैसों का क्या करेंगे? मासी बोली, अरे अपने लिए कुछ ले लेना। यहाँ पास में ही एक बाजार लगता है, वहां चले जाना। कुछ अपनी पसंद का ले आना। पैसे तो हर तरह से काम आ जाएंगे। वो बोलकर अमारा के सिर पर हाथ फेर कर चली गई। अमारा ने पैसों को देखा और खुद से ही बोली, हमें क्या चाहिए होगा? हमारा तो कुछ है ही नहीं। अब तो सब कुछ खत्म। चूड़ियों और झुमकों का भी शौक था, अब किसे दिखाना है ये सब? वो बोलकर सारे बर्तन उठाने लगी। अमारा लीना की कॉफी और विशाखा जी का जूस लेकर कमरे में गई और उन्हें दे दिया। अब रात के खाने की तैयारी तो कुक कर रहे थे, इसलिए उसे कोई काम नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे। एक शाम अमारा बाहर निकल कर घूम रही थी। ये महल का पिछला हिस्सा था। वहां एक बहुत बड़ी खाई थी। उसके आसपास बड़े बड़े पत्थर थे। वहीं से एक रास्ता निकलता था जहां से जंगल की शुरुआत होती थी। वैसे तो ये जंगल खतरनाक नहीं था, क्योंकि ये महल से ही सटा हुआ था।
वहां जाने के लिए बेहद ही तराशा हुआ रास्ता बना हुआ था। अमारे ने अपना शॉल ओढ़ रखा था। वो खाई के पास बेंच पर बैठी हुई थी। वहां बहुत खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पीछे से एक आवाज सुनी। अमारा पलटी तो सामने वीर खड़ा था। अमारा बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो उठकर एक साइड खड़ी हो गई। ये मेरी जगह है, इसलिए आपसे ध्यान रहे, यहाँ मत आना, वीर ने कहा और जाकर बेंच पर बैठ गया। अमाया ने अजीब नजरों से उसे देखा। इतना अजीब इंसान, इतनी बड़ी जगह तो है, हम कौन सा पूरा पैर फैलाकर बैठे थे यहाँ? ये ऐसे कह रहे हैं। वो एक नज़र वीर को देखने लगी और वहां से चलकर आगे पत्थर पर बैठ गई, क्योंकि वहां बहुत शांति थी। दूर दूर तक पहाड़, जंगल और डूबता हुआ सूरज बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। अमारा मुस्कुरा उठी। ये जगह हमें रजतपुरा की याद दिलाती है, वो रजतपुरा जहाँ हमारा बचपन बीता था। वीर का फोन बज रहा था। वो उठकर इधर उधर टहल रहा था। जब पहली बार उसने अमारा को मुस्कुराते हुए देखा, वो खुद में खोई हुई थी और मुस्कुरा रही थी। कोई अकेले खुद में कैसे मुस्कुरा सकता है? कितनी अजीब लड़की है ये। ऐसे भी लोग होते हैं क्या? वो सोचता हुआ सिर झटक कर महल की तरफ चल दिया। उधर अमेरिका में संग्राम और अनिका रेडी होकर किसी होटल में आए हुए थे। वहां विदेशियों की अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। संग्राम और अनिका को किसी बड़े बिजनेस वूमन से मिलना था। उसके साथ उन्हें एक डील करनी थी। वो उससे मिले और सब कुछ फाइनल हो गया। अनीका को शराब की बहुत बुरी लत थी, सो वह खूब पी रही थी। संग्राम को उसकी यही बात ज्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन वो पहले भी तो जानता था एनी ऐसी ही है। दोनों लगातार एक दूसरे से ताल्लुकात रख रहे थे। वैसे भी वो पति पत्नी थे, लेकिन अनीका वो अभी बच्चा नहीं चाहती थी। साथ साथ संग्राम भी। दोनों को अमेरिका आए हुए 2 महीने गुजरे थे, जब अचानक एनी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। वो सिर को पकड़कर बैठ गई। एनी, व्हाट हैपेंड? संग्राम उसे कॉफी देते हुए बोला। सैम, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है यार, वो प्रेगा किट उसे दिखाते हुए बोली। संग्राम चौंक कर बोला, व्हाट? तुम इतने दिनों से मेडिसिन नहीं ले रही थी? तुम्हें मैंने पहले ही समझाया था ना, अनीका बोली। बट सैम, ये मैं भी तो बोल सकती हूँ ना, तुम भी तो ध्यान रख सकते थे ना, तो ये सब होता ही नहीं। संग्राम चिढ़कर बोला। आर यू मैड एनी? तुम मुझसे कह रही हो यार? तुम ज्यादातर नशे में ही होती हो और मुझे भी याद नहीं रहता। अब तुम्हें सोचना चाहिए था ना, तुम्हारा पीरियड मिस हुआ तो तुम्हें देखना चाहिए था। अनीका बोली। लिसन, हटाओ इन बातों का, हमें बेबी तो चाहिए नहीं अभी फिलहाल। अब एक ही ऑप्शन है, अबॉर्शन। अनिका आराम से बोली, जैसे कितनी अच्छी बात बोल रही हो। संग्राम भी बड़े आराम से बोला, क्योंकि अभी बच्चा उसे भी नहीं चाहिए था। तुम श्योर हो ना? क्योंकि तुम्हें पता है वो पेनफुल होता है। अनिका बोली। सैम, मुझे पता है, लेकिन इसे रख भी तो नहीं सकते, वरना हमारा करियर खराब हो जाएगा। इसे संभालेंगे या फिर बिजनेस? संग्राम बोला। ये सही है, ठीक है, बाहर ही ब्रेकफास्ट करते हैं, तुम रेडी हो जाओ, मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ डॉक्टर से। संग्राम और अनीका घर से निकल चुके थे। उन्हें बस अपनी परवाह थी। विशाखा जी ने भी सैम को ऐसे ही संस्कार दिए थे, जहां वो पहले खुद को देखते हैं। एनी भी कुछ इसी तरह की थी। दोनों डॉक्टर से मिले और डॉक्टर ने अपना काम शुरू कर दिया। इधर मनाली में अमारा को आए हुए कुछ 3 महीने गुजरे थे। विशाखा जी तो हमेशा उसे ताने देती, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो चुपचाप उनकी बातें सुन लेती थी। लीना ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी वीर को इम्प्रेस करने में, लेकिन वीर है कि उसकी तरफ एक नजर देखता भी नहीं था। एक दिन अमारा बाहर गार्डन में बैठी हुई थी, जब उसे अखबार में एक कहानियों वाली किताब मिली। अमारा बहुत खुश हुई और पढ़ने लगी। मासी गार्डन में बैठकर चाय पी रही थी और अमारा नीचे बैठी हुई थी। ऐसा नहीं था कि मासी उसे नीचे बैठने को कहती थी, बस अमारा को नर्म घास में बैठना भाता था। उसे एहसास दिलाता था कि वो गांव से है। यहाँ के लोग मिट्टी को पूजते हैं, इसलिए अमारा को भी मिट्टी, पेड़ पौधों से बेहद प्यार था। आज हल्की बारिश हो रही थी। अमारा घर के पीछे आई थी, जब उसकी नजर एक छोटे से कुत्ते के बच्चे पर गई। वो घायल था, शायद उसकी माँ मर गई थी, इसलिए वो इधर उधर भटक रहा था। अमारा को उसे देखकर अपने दिन याद आ गए, लेकिन ये बहुत छोटा था।
अमारा उसे चुपके से गार्डन के पीछे ले आई, उसका घाव साफ किया और उसके लिए कुछ खाने को लेने किचन में चली गई। वीर अपने लिए कॉफी बना रहा था। अमारा किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। उसे बहुत संकोच हो रहा था किचन में जाने से, इसलिए वो बाहर ही बार बार दुपट्टे को मरोड़ रही थी। वीर ने उसे देख लिया। क्या हुआ? वीर ने उसे घूरते हुए पूछा। वो राणा साहब, हमें थोड़ा सा दूध चाहिए था और बिस्किट्स, अमारा ने धीरे से कहा। वीर ने कप में कॉफी डाला और वहीं खड़ा होकर पीने लगा। ले लो। अमारा ने एक छोटे ग्लास में दूध और कुछ बिस्किट लिए और बाहर आ गई। वीर भी अपने कमरे में चला गया और बालकनी में कॉफी पीने लगा। जब उसकी नजर नीचे गई, वहां अमारा थी। वीर ने गौर से उसे देखा तो वो पप्पी को दूध पिला रही थी। न चाहते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। बेवकूफ लड़की, उसने बुदबुदाकर कहा और फिर से कॉफी पीने लगा। हल्की बारिश सुबह से ही हो रही थी। अमारा ने पप्पी के लिए छोटा सा घर भी बनाया था, इसलिए पप्पी उसमें सो गया। अमारा कमरे में आ गई। उसने कपड़े चेंज किए क्योंकि वो थोड़ी बहुत भीग गई थी। सुनो, विशाखा जी ने उसे आवाज लगाई जब अमारा नीचे जा रही थी। जी, अमारा ने पलट कर कहा। विशाखा जी बोली, जाकर मेरे कमरे की सफाई करो और हाँ, कुछ भी टूटना नहीं चाहिए, समझ आया? विशाखा जी शायद कहीं जा रही थी। जी, अमारा ने कहा और विशाखा जी के कमरे की तरफ चल दी। उसने कमरे को अच्छे से साफ किया और हर सामान जगह पर लगा दिया। उसकी नजर एक जगह रुक गई। आंखें रो पड़ी। उसका अतीत उसके सामने था। संग्राम की तस्वीर। कितना दर्द दिया था उसने अमारा को। उसकी तस्वीर रखी हुई थी। उसके सिर में दर्द होने लगा और अचानक उसकी तस्वीर गिर गई। फ्रेम टूट गया। अमारा घबरा गई। विशाखा जी आज उसे छोड़ने वाली नहीं थी। अमारा ने जल्दी जल्दी सारे कांच उठाए। कुछ उसके हाथों में चुप गए थे। शाम को वो मासी को चाय देकर बैठी हुई थी। उसके दिमाग में संग्राम की तस्वीर वाली बात ही घूम रही थी। अरे अमारा, जरा बताओ इसमें क्या लिखा है? मासी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। वो कोई किताब पढ़ रही थी। अमारे ने झट से बता दिया। कितनी पढ़ी लिखी हो तुम? उन्होंने किताब मोड़ते हुए कहा। 10वीं पास, अमारा ने कहा। मासी बोली, ओह अच्छा, तो आगे का क्या सोचा है तुमने? अमारा बोली, हमारा एडमिशन हुआ था लेकिन पढ़ नहीं पाए। मासी बोली, अच्छा, तो यही हमारा स्कूल है, तुम वहाँ क्यों नहीं एडमिशन करवा लेती? वहीं से पढ़ लेना, बस यहीं पास में ही तो है स्कूल। अमारा खुश हो गई। लेकिन हमारा एडमिशन कौन करवाएगा मासी जी? वो तो बिना गार्जियन के नहीं होता, अमारा ने मासूमियत से कहा। मासी बोली, अच्छा, तो तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं आ सकते? उन्हें बुला लो। अमारा चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, हम उनके लिए नहीं हैं, वो हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। मासी ने अमारा की तरफ देखा। आखिर ऐसा क्या है? क्यों? क्यों रिश्ता नहीं रखना चाहते? अमारा रुआंसी होकर बोली, नहीं बता सकते मासी जी, हमें माफ कीजिए। मासी उसकी मासूम सी शक्ल देखकर बोली, ठीक है बेटा, कल तुम मेरे साथ चलना, मुझे कुछ काम है वहाँ, तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगी, ठीक है? कल से पढ़ाई करना मन से। लेकिन मासी जी, मैडम उससे बात करनी होगी ना? अमारा ने विशाखा जी के बारे में कहा। मासी बोली, हाँ, मैं उनसे बात कर लूंगी। तुम सुबह 10 बजे तैयार रहना। अपने पैरों पर खड़ा होना है ना? ऐसे बिना पढ़े कैसे चलेगा? अमारा मुस्कुरा उठी। शायद पढ़ने के बाद कुछ हो उसकी जिंदगी में। वैसे भी तो 18 की होने के बाद ये लोग उसे निकाल देंगे, तब कहाँ जाएगी वो? अमारा वीर के कमरे में कुछ फाइल्स रखने आई थी। जब वीर वॉशरूम से निकला, पहले तो उसने आश्चर्य से उसे देखा, फिर बालकनी में जाने लगा। दरवाजे के सामने आदम कद का शीशा लगा हुआ था। उसे दरवाजे और शीशे में कुछ समझ नहीं आया और वो जोर से शीशे में टकरा गया। अमारा ने उसे अजीब नजर से देखा। वही हाल वीर का भी था। उसने सब कुछ इग्नोर किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अमारा हंसने लगी। वाई आर यू लविंग? वीर ने चिढ़ते हुए कहा। माफ कीजिए, जो भी आपने कहा हमें समझ नहीं आया, लेकिन गलती से हमने देख लिया कि आप आईने से टकरा गए। अमारा ने हल्का सा हंसते हुए कहा। वीर उसे देखता रह गया। अब अमारा यहाँ अच्छे से खा भी रही थी। कम से कम भले ही बहुत सारे दुख थे उसकी जिंदगी में, लेकिन थी तो वो बच्ची ही ना। भूख लगने पर खाएगी ही। और उसी से उसका चेहरा गोल हो गया था। गोरा रंग और नीली आंखें, घुंघराले भूरे बाल, बहुत ही खूबसूरत थी वो।
किशन जी की तरह। और आज वो हंसते हुए और भी प्यारी लग रही थी, जिसे वीर बड़े गौर से देख रहा था। उसे जल्द ही एहसास हो गया वो उसे बहुत देर से घूर रहा है, इसलिए नजरें जल्दी से हटा ली वीर ने। राणा साहब, अमारा ने कहा। बोलो, वीर ने हल्के गुस्से में कहा। आपकी फाइल्स हमने सामने रख दी हैं, मासी जी ने कहा था जरूरी है। वीर फिर से उसे देखने लगा। बहुत सारी फाइल्स हैं और वो जगह भी दूर हैं। चुपचाप सोफे पर बैठो, जब मैं जो फाइल मांगू तुम दोगी, समझी? बैठो जाकर। वीर फाइल देखते हुए बोला। जी। अमारा जाकर बैठ गई। उसने वीर को गौर से देखा। अजीब इंसान है ये तो, हमारा दिमाग खराब हो गया। अमारा ने प्यारा सा मुंह बनाते हुए कहा। मैं सुन रहा हूँ, वीर ने जोर से कहा। जी हमने कुछ नहीं कहा, अमारा ने सिर में खुशलाया। इनके कान में क्या लगा है, इतनी दूर की बात भी सुन ली। फिर वीर काम करता रहा और अमारा उसे फाइल उठाकर देती रही। बीच बीच में एक नजर वीर अमारा को भी देख लेता। जब काम पूरा हो गया तो अमारा वहां से चली गई। अगले दिन सुबह ही अमारा तैयार हो गई। आज बहुत बड़ा दिन था उसकी जिंदगी का। उसकी स्टडी फिर से शुरू होने वाली थी। सुनंदर जी ने विशाखा जी से बोल दिया था। विशाखा जी पहले तो ना बोल रही थी। उन्होंने कहा वो उसके गांव की नौकरानी और नौकर की बेटी है। उन्होंने मना किया है उसे इधर उधर भेजने से, क्योंकि अमारा कैरेक्टर की कुछ ठीक नहीं है। विशाखा जी ने साफ साफ अमारा के चरित्र पर उंगली उठाई थी। लेकिन सुनंदा जी ने भांप लिया वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि आज 3 महीने होने को थे। अमारा ने ऐसा कोई काम नहीं किया था। वो तो मासूम सी लड़की थी जिसे किसी से कोई मतलब नहीं होता था। इसलिए सुनंदा जी ने उनकी बात नहीं मानी और अमारा का एडमिशन कराने के लिए विशाखा जी को कह दिया। विशाखा जी उनकी नज़रों में अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती थी, तो उन्होंने ज्यादा बहस ना करते हुए हामी भर दी। अमारा उठकर भगवान के दर्शन के लिए गई थी। वह हाथ जोड़कर बस भगवान से सब कुछ ठीक होने की कामना कर रही थी। वीर तो हर रोज पूजा करता था, उसकी नजर अमारा पर पड़ी। वो बड़े ध्यान से भगवान से प्रार्थना कर रही थी। वीर ने भी पूजा की। उसके चेहरे पर इस वक्त गजब का तेज था। अमारा तो वीर को देखकर वीर में खोसी गई थी। वो वहां से उठकर अपने कमरे में आई और जरूरत के कागजात निकाल कर रखने लगी। मासी माँ, वीर और बाकी लोग नाश्ते के लिए बैठे हुए थे। अरे अमारा, तुम भी खा लो, हम थोड़ी देर में निकलेंगे, मासी ने कहा। जी। अमारा किचन में जाने लगी तो मासी उसे रोकने लगी। अमारा वहां की नौकर नहीं थी और वैसे भी विशाखा जी उसे अच्छे से ना रखती थी ना बात करती थी। सुनंदर जी को बहुत बार ऐसा लगा कि अमारा उनके घर की नौकर ना होकर उनकी कोई दुश्मन हो, क्योंकि नौकर को भी काम के बदले पैसे मिलते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सुनंदर जी ने लीना और विशाखा जी को कितनी बार अमारा पर हाथ उठाते हुए भी देखा था। सुनंदर जी एक नेक दिल महिला थी। उनसे अमारा की ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी, इसलिए वो अमारा को देखकर भावुक हो जाती थी। मासी, आप कहीं जा रही हैं? वीर ने खाते हुए कहा। हाँ बेटा, स्कूल जा रही थी, बहुत दिनों से गई नहीं थी बच्चों से मिलने, और अमारा का नामांकन भी करवा दूंगी। वैसे भी किसी का अगर भला हो तो क्या बुराई है। अमारा, जल्दी से खा लो, सुनंदा जी ने अमारा को देखकर कहा और उठकर कमरे में चली गई। शायद उनके लिए कोई फोन था। फोन वीर की माँ नर्मदा जी का था। हाँ बोलो, सब लोग कैसे हैं? सुनंदा जी ने बड़े प्यार से कहा। दीदी सब ठीक है। मेरा राजकुमार कैसा है? और आप लोग कब आएंगे? उसे तो मेरी फिक्र ही नहीं रहती, ना ही अपनी बहन को फोन करता है, नर्मदा जी ने शिकायती लहजे से कहा। सुनंदा जी बोली। हाँ, थोड़ा सा व्यस्त है, और तुम तो जानती हो ना उसका नेचर, वो ज्यादा बातें नहीं करता, बहुत कम बात करता है, बस मुझसे पूछ लेता है, नर्मदा जी बोली। हाँ, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। इतना काम करना जरूरी है क्या? इतना बड़ा कारोबार है यहाँ, लेकिन उसे राजस्थान पसंद ही नहीं है, सुनंदा जी बोली। ठीक है बाबा, ये सब उसे बोल देना। मेरी जिम्मेदारी है उसके साथ रहना, उसका ख्याल रखना, क्योंकि दुनिया में सबसे प्यारा मुझे वो है। बाकी तुम माँ बेटा समझो, नर्मदा जी बोली। दीदी, मैं आपका एहसान कभी नहीं बोल सकती। आपने ही तो संभाला है उसे, वरना 1.5 ही साल छोटे बड़े हैं वीर और सानवी। दोनों को एक साथ संभालना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, सुनंदा जी बोली। ठीक है, अब रखो, मुझे ज़रूरी काम है, और वीर मेरा भी बेटा है, इसलिए बार बार ऐसा नहीं कहते लाडो, अपना ख्याल रखना।
नर्मदा जी बोली, जी दीदी। सुनंदा जी ने फोन रख दिया। उन्होंने लंबी सांस भरी। आखिर सच ही तो है उनकी जिंदगी में। कौन है? माँ बाप के जाने के बाद नर्मदा छोटी बहन, फिर उनकी शादी, फिर उनका बेटा, जिसके सहारे वो जिंदगी गुजार रही थी। वरना उनका कोई नहीं था। बस इसलिए सुनंदा जी को अमारा से बहुत हमदर्दी थी। वो जानती थी अकेलापन क्या है, कैसे घुट घुट कर जीना पड़ता है जब कोई अपना ना हो दुनिया में। लेकिन वीर उनके लिए सब कुछ था। मासी आप चली जाएंगी या मैं छोड़ दूं? वीर ने कहा। वो भी ऑफिस के लिए निकल रहा था। नहीं बेटा, हम चले जाएंगे, सुनंदा जी ने कहा। अमारा भी तैयार होकर नीचे आ गई थी। उसने अपने पूरे शरीर को ढक रखा था। ये चीज सुनंदा जी को अजीब लगती थी, लेकिन उन्होंने कभी पूछा नहीं अमारा से। सुनंदा जी बोली, ठीक है चले। वो लोग घर से निकले और स्कूल पहुंच गए। वो बहुत ही बड़ा और सुंदर सा स्कूल था। अमारा तो जैसे चारों तरफ देखती रह गई। सुनंदा जी उसे ऑफिस लेकर आई और एडमिशन करवा दिया। कल से अमारा को स्कूल आना था, लेकिन वो घबराई हुई थी क्योंकि पहले जिस भी स्कूल में वो पढ़ी थी वो गर्ल्स स्कूल ही था, लेकिन यहाँ लड़के भी थे, इसलिए उसे थोड़ी घबराहट होने लगी थी। अमारा घर आ गई। सुनंदा जी ने उसे स्कूल किट दिलवा दिया था, जिसमें किताबें, बैग, सब कुछ था। अमारा को आज बस किशन जी की याद आने लगी थी। वो नीचे हॉल में आई। उसके सामने ही फोन रखा हुआ था। किशन जी का नंबर उसे याद था। उसने इधर उधर देखा। वो बस उनकी आवाज़ सुनना चाहती थी, अपने बाबा की। उसने बहुत देर तक हिम्मत बांधी रखी थी। वो फ़ोन नहीं करेगी, लेकिन उसे बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। बाबा, हम आपको बहुत याद कर रहे हैं। हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या आपको भी हमारी याद नहीं आ रही है? अमारा रोने लगी और अंत में उसने फ़ोन घुमा ही दिया और फ़ोन किशन जी ने ही उठाया। हेलो, किशन जी उधर से बोले। अमारा ने कुछ नहीं कहा, बस आवाज़ सुनकर सीने से फ़ोन को लगा लिया। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो छत पर चली गई और रोने लगी। खुला आसमान और उसमें बिखरे हुए सितारे झिलमिला रहे थे। बाबा, हमें बहुत याद आ रही है आपकी। हम रह नहीं पा रहे हैं आपके बगैर। बाबा बोलिए ना, आपको हमारी याद नहीं आती क्या? अमारा सितारों को देखते हुए बोली। आपने कहा था ना बाबा, हम जब भी दूर रहेंगे इन सितारों को देखकर खूब सारी बातें करेंगे और ये पहले से और ज़्यादा टिमटिमाने लगेंगे, तो हम समझ जाएंगे आपने हमें याद किया है। बोलिए ना बाबा, आपको हमारी याद नहीं आती? हमें लगता है सब कुछ छोड़कर भाग जाए, आपके पास आ जाए, लेकिन नहीं आ सकते बाबा। अमारा रोए जा रही थी और कोई था जो बड़े गौर से अमारा को देख रहा था। वो वीर था जो पहले से ही छत पर था, पर अमारा उसे देख नहीं पाई थी और एक कोने में बैठी रो रही थी। वीर के सीने में भी दर्द हो रहा था उसे ऐसे रोते देखकर। आखिर पहली बार वो समझ नहीं पा रहा था कि किसी के आंसू उसके लिए क्यों इतने मायने रख रहे थे। अमारा दूसरे दिन स्कूल गई थी। होटल से वहाँ की दूरी पैदल ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि कच्चे रास्ते से वो जल्दी पहुँच सकती थी। हालांकि कार से अच्छा खासा टाइम लगता था। अमारा ने स्कूल ड्रेस ही पहना हुआ था, इसलिए सूट के दुपट्टे से अच्छे से अपनी गर्दन को ढका था। बाजू तो पूरे हाथ का था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। सुबह उठकर पहले भगवान को याद किया। उसे अपने बाबा और माँ की बहुत याद आ रही थी। रियांश, उसका भाई, उसमें तो जान बसती थी अमारा की। बहुत मन कर रहा था कि उसे देखे, लेकिन उसका नसीब ही कुछ ऐसा था कि वो कहीं की नहीं रही थी। अरे अमारा तैयार हो गई, सुनंदा जी ने कहा। वो सुबह अखबार पढ़ रही थी। अमारा ने सामने चाय रख दी। इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम स्कूल पर ध्यान दो, और ये लो कुछ पैसे हैं, इसे रख लो। सुनंदा जी ने एक छोटा सा बैग उसके हाथ में थमा दिया। लेकिन आपने तो दिए थे ना, वो हैं हमारे पास मासी जी। अमाया ने पर्स नहीं लिया। सुनंदा जी बोली, रखो चुपचाप, मैं दे रही हूँ ना, बहुत ज़रूरत पड़ेगी, चलो अब स्कूल जाओ। अमारा ने हामी भरी जी और पर्स ले लिया। फिर अमारा कमरे से बाहर आ गई। विशाखा जी और लीना उसे तब मिले जब वो नीचे ही आ रही थी। अमारा नीचे देख कर जाने लगी तो विशाखा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। विशाखा जी गुस्से में बोली, खुद को बहुत चालाक समझती है, भूल मत जाना अपना अतीत कितने गुल खिलाए हैं तूने। लीना बोली, रहने दो ना मॉम, इसमें बचा ही क्या है, पूरे शरीर पर तो इसकी काली करतूतों के निशान हैं। जो भी इसका शरीर देख ले इससे नफरत ही करेगा।
लीना ये बोलकर हंसने लगी। अमारा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसने बैग उठाया और पीछे के दरवाजे से निकली। वहां से शॉर्ट रास्ता था। वो थोड़ा उबड़ खाबड़ था, लेकिन अमारा जा सकती थी। आज स्कूल का पहला दिन था। वो बीच में आई थी, लेकिन स्टूडेंट को पता था उसका नया एडमिशन हुआ है, इसलिए वो रैगिंग करने लगे। ओए सुन इधर, एक लड़की ने बड़ी बदतमीजी से अमारा को बुलाया। जी। अमारा रुक गई। उसने अपने बैग को जोर से पकड़ रखा था। जी जी, ये क्या है? और तुम नई हो, बीच में आई हो, इतने दिन से सोई हुई थी क्या? उस लड़की ने फिर से कहा। उसके बाल घुंघराले थे और उसने उसे खुला ही छोड़ रखा था। होठों पर पिंक लिपस्टिक लगाई थी और मुंह में लगातार च्युइंगम चबा रही थी। नहीं, वो हम यहाँ नए आए हैं, इसलिए देरी हो गई, अमारा ने धीरे से कहा। अच्छा अच्छा ठीक है, तेरे घर रिश्ता नहीं करना हमें। चल अब हमारे लिए एक अच्छा सा डांस कर। आइटम सॉन्ग बजाओ यार कोई। वो लड़की पीछे की लड़कियों को देखते हुए बोली। क्या कर रही हो काव्या? एक लड़का आकर उसके बगल में बैठ गया। कुछ नहीं ब्रो, बस इसकी थोड़ी क्लास ले रही थी। काव्या, जो कि उस लड़की का नाम था, वो बगल में बैठने वाला लड़का उसका भाई था। उस लड़के ने अमारा की तरफ देखा। वो एक हैंडसम मासूम सा लड़का था। हाइट उसकी लंबी सी थी। वो फाइनल ईयर में था। उसने अमारा को गौर से देखा। रहने दो ना, वो पहले से ही डरी हुई है। चलो यहाँ मजा नहीं आएगा। वो काव्य को अपने साथ लेकर चला गया, लेकिन जाते हुए उसने एक नजर अमारा को देखा और मुस्कुरा दिया। काव्य बोली, तुम भी ना, क्यों उसे छोड़ने को कहा? वो अब अपनी क्लास में थे। वो लड़का बोला, तुम लोग बेवजह उसे तंग कर रहे थे। तुमने देखा नहीं वो डरी हुई थी? और ऐसे वो तुम्हें कौन सा डांस दिखाती? चिलकर यार, वो रहेगी तो यही ना, हमसे जूनियर है, कभी भी मजे ले लेंगे। उसके साथ बैठी स्वाति ने कहा। वो सांवले रंग की पतली सी लड़की थी, जिसके बाल लंबे थे और शक्ल से ही घमंडी नजर आ रही थी। लेकिन उसकी नज़र सामने बैठे लड़के पर थी, जिसका नाम देवांश था। वो अपने दोस्त विकास के साथ मस्ती में बातें करने में बिजी था। वो काव्या का भाई था। हमारा अपनी क्लासरूम में आ गई। वहां उसकी कोई जान पहचान तो थी नहीं, इसलिए जाकर पीछे बैठ गई। लड़कियां उसे अजीब नजरों से घूर रही थी। लड़के तो ऊपर से नीचे तक ताड़ रहे थे, जैसे उसके शरीर का एक एक तिल भी वो गिन लेंगे। कुछ देर में क्लास शुरू हुई। क्लास टीचर ने सबसे अमारा का इंट्रो करवाया, क्योंकि वो बीच में आई थी। कुछ लड़कियां ऊपरी दिखावे से ही सही, लेकिन अमारा से बात कर रही थी। लेकिन अमारा यहाँ किसी से कोई दोस्ती नहीं करने आई थी। उसे बस पढ़ना था। कुछ दिन यूं ही बीत गए थे। अमारा क्लास में सबसे थोड़ा बहुत ही बात करती थी। वो किसी को भी अपने बारे में ज्यादा बताना नहीं चाहती थी, इसलिए ज्यादा दोस्ती भी नहीं रखना चाहती थी किसी से। देवांश लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। वहाँ फ्री का वाईफाई लगा हुआ था, जिसे वो बस गाने और वीडियो डाउनलोड करने में यूज कर रहा था। बाकी उसे पढ़ने का कोई शौक नहीं था। अमारा वहीं कोने में बैठी पढ़ रही थी। देवांश की नजर उस पर जाने कब से टिकी हुई थी। वो अमारा के चेहरे पर आ रहे भावों को पढ़ना चाहता था। उसे कुछ ही घंटों में अमारा अच्छी लगने लगी थी। काव्या और स्वाति भी वहां आकर बैठ गई। उनके हाथों में भी फोन था। स्वाति की नजर जब देवांश पर गई, तो वो उसकी नजर का पीछा करते हुए सामने देखने लगी। उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो देवांश को पसंद करती थी और उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कोई भी उसे देखे या फिर देवांश किसी को देखे। वो अमारा को गुस्से से घूर रही थी। अमारा का काम खत्म हुआ और वो बाहर चली गई। देवांश भी उसके पीछे बाहर आ गया। अमारा घर आ गई। उसे होमवर्क करना था और उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। वो इधर उधर देख रही थी। वीर अपने कमरे में था। वो किसी से फोन पर बातें कर रहा था। जब उसके कमरे में दस्तक हुई, उसने पहले दरवाजे को खोला। कौन है? वीर ने कहा। राणा साहब। उसे अमारा की आवाज सुनाई दी। वो जानता था राणा साहब उसे वही बोलती है। अंदर आ जाओ, वीर ने कहा और टेबल पर से एक बोतल उठाकर नीचे रख दी। अमारा अंदर आ गई। उसने देखा पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। बस टेबल के सामने नीली बत्ती जली हुई थी। क्या हुआ? वे ने अमारा को देखकर कहा। वो अमारा फिर से अटक गई। तुम आधा ही बोलती हो, ये ऐसे ही बोलने की बीमारी है तुम्हें? नहीं, वो हमें होमवर्क करना था, समझ नहीं आ रहा कैसे करें। अमारा ने धीरे से कहा। क्या होमवर्क है, दिखाओ। वीर ने उसे सोफा दिखाया। अमारा खड़ी रही।
उसने नोटबुक आगे कर दी। वीर ने उसे देखने के लिए कहा और तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। हो गया? थैंक यू। अमारा बोल कर उठने लगी। वो नीचे टेबल से दोनों हाथ लगाकर बैठी हुई थी। क्या थैंक यू? कुछ समझ आया? वीर ने उसकी नोटबुक अपनी तरफ रखते हुए कहा। हम्म, थोड़ा थोड़ा, अमार ने बड़ी मासूमियत से कहा। बेवकूफ लड़की, कल संडे है, ये नोटबुक यहीं रहेगी आज। तुम कल आकर ले जाओगी। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं जो तुम्हारी तरह बेवकूफ हों। वीर बोलकर उसे देखने लगा। हम तो, अमार ने इतना कहा और वीर को देखने लगी। तुम क्या? जाओ, अब रात के 12 बजे हैं, सो जाओ। "हम्म," अमार ने कहा और अपने कमरे में चली गई। वीर ने नोटबुक अपने ड्रॉर में रख ली। आगे क्या होगा? क्या वीर को अमारा से हमदर्दी होने लगी है? क्या अमारा स्कूल में अपने सीनियर्स को झेल पाएगी? क्या अमारा की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा? या और भी बहुत कुछ अभी होना बाकी है? क्या संग्राम अमारा को भूल जाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।